तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मेरी सीरीज लगातार चल रही है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में उच्च स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए मूल आंदोलनों में आवास विनाश भी शामिल है। तो इसमें से कौन सा सही है? एक या दोनों, या फिर एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक सही है या फिर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर है आपका एक और दोनों, एक और दो दोनों ही सही हैं। ब्रिटिश पारिस्थितिकी नॉर्मन पारिस्थितिकीविद है कौन? नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रतिपादित जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए दो मुख्य मानदंड होते हैं। इसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए, यानी उच्च स्थानिकता। उसके बाद इसने अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, यानी यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त या आवास विनाश का शिकार हो। इसलिए दोनों कथन आपके ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा क्यों होता है? क्यों होता है ये इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी? क्योंकि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा हानि होती है। क्योंकि प्रत्येक जो ट्रॉफिक स्तर होता है वहाँ पर ऊर्जा हानि होती है। जैसे आपकी सबसे पहले क्या क्या आ गया आपके प्राथमिक भुगता, जो आ गया आपके पेड़ पौधे, उसके बाद आपके शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर उसके बाद मांसाहारी। हिंडेमैन के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है, यानी 90% ऊर्जा श्वसन, अपचप्य और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर घटता जाता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इसका कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कीस्टोन स्पाइसेस का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? किसका? कीस्टोन स्पाइसेस का आपका कीस्टोन प्रजाति का सर्वोत्तम उदाहरण वो है आपका सी ओटर। क्या है? सी ओटर। कीस्टोन प्रजाति होती क्या है? कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति होती है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संरचना को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भले ही उसकी संख्या कम है। सी ऑटर इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सी अर्चिन को खाते हैं। क्या करते हैं? ये सी अर्चिन को खाते हैं। अगर सी ऑटर ख़त्म हो जाए तो सी अर्चिन की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी और ये पूरे खेल जंगलों को नष्ट कर देंगे, जिससे पूरा समुद्री तंत्र तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लू कार्बन मुख्यतः किससे सम्मिलित है? कौन सा ब्लू कार्बन? यह आपके समुद्री एवं तटीय परिवर्तन। किससे? समुद्री एवं तटीय परिवर्तन। तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आपके मैंग्रोव हो गए, सॉल्ट मार्श हो गया और सीग्रास बेड द्वारा वातावरण से अवशोषित और संचित की जाने वाली कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ये पारितंत्र स्थलीय वनों की तुलना में बहुत तेजी से और भारी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर समेट कर रख सकते हैं। क्या? ब्लू कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? कौन सा सिद्धांत? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये संबंधित है साझा संसाधनों का अत्यधिक दोहन। क्या? साझा संसाधनों का अत्यधिक दोहन है क्या ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स सिद्धांत? गैरेट हार्डिन किसने दिया था ये सिद्धांत? गैरेट हार्डिन ने दिया था 1968 में। दिए गए इस आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अनुसार जब किसी साझा संसाधन जैसे चारागाह हो गया, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, स्वच्छ हवा हो गई, पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता तो हर व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए उसका अत्यधिक दोहन करता है। अंततः वह साझा संसाधन पूरी तरह समाप्त या दूषित हो जाता है, जिससे सभी को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेटलैंड्स कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन केवल समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर है 1 कि वेटलैंड्स कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। कथन एक बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्द्र भूमियों जैसे वेटलैंड्स जैसे कि दलदल और हीटलैंड्स भारी मात्रा में कार्बन को स्टोर करते हैं। कथन आपका 2 गलत है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन केवल समुद्र नहीं बल्कि सभी प्रकार की आर्द्र भूमि जैसे झील, नदियाँ, दलदल और तटीय क्षेत्रों के सतत उपयोग और संरक्षण से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? तो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर डाला गया दबाव। क्या? मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर डाला गया दबाव। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यह मापता है कि मानव आबादी को अपनी जीवन शैली, उपभोग की वस्तुओं और उत्पादित कचरे को अवशोषित करने के लिए कितने जीवंत भूमि और जल क्षेत्र की आवश्यकता है। यह प्रकृति पर मानवीय मांग का पैमाना है। क्या 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 मापता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? कि कितने जीवंत भूमि चाहिए, कितना जल क्षेत्र चाहिए मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की विशेषता क्या है? किसकी? ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो ये विशेषता है पोषक तत्व कम होते हैं और जल स्वच्छ होता है, ये लेक्स की विशेषता होती है। ओलिगोट्रॉफिक झीलें भी होती है जहाँ का जल स्वच्छ होता है और पोषक तत्व है वो कम होते हैं। जिनमें पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण इनमें पौधों और शैवाल का विकास बहुत सीमित होता है। इन झीलों का पानी बहुत साफ, पारदर्शी और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य क्या दर्शाता है? किसका? नेट जीरो एमिशन का। उत्सर्जित और अवशोषित ग्रीन हाउस गैसों में संतुलन। क्या? अवशोषित और उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों में संतुलन। नेट जीरो का मतलब यही है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जीरो कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इसका मतलब है कि मानव गतिविधियों द्वारा जितनी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ी जाएंगी, उतनी ही मात्रा में गैसों को पेड़ों, जंगलों या आधुनिक तकनीकों के माध्यम से वापस सोख लिया जाएगा। इसे ही कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइट एडिटेशन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? किसकी? फाइटो रेमिडिएशन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? पौधों की। किसकी? पौधों की। फाइटो रेमिडिएशन एक ऐसी पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जिसमें पौधों और उनके साथ जुड़े सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके दूषित मिट्टी, भूजल या हवा से प्रदूषकों जैसे भारी धातुएं, कचरा, कच्चे तेल के अंश को हटाया, नष्ट किया या कम हानिकारक बनाया जाता है। ग्रीक शब्द फाइटो का अर्थ ही पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायो एग्निफिकेशन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? किसका? बायो एग्निफिकेशन का। तो वो पड़ता है शीर्ष उपभोक्ताओं पर। किस पर? शीर्ष उपभोक्ताओं पर। जैसे आपके आ गए बाघ आ गए, शेर आ गया, या के। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ विषैले और गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जैसे DDT खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर अधिक सांद्रता में जमा होने लगते हैं। क्योंकि शीर्ष उपभोक्ता जैसे बाघ, शेर या इंसान खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी पायदान पर होते हैं, इसलिए इन रसायनों की सबसे घातक और सर्वाधिक मात्रा उन्हीं के शरीर में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल कर्जनेट्स कर्व किस संबंध को दर्शाती है? क्या? इन्वायरमेंटल कर्जनेट्स कर्व। तो वो दर्शाती है आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षति के संबंध को। कि आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरणीय क्षति हो रही है। इन्वायरमेंटल कर्जनेट्स कर्व एक उल्टे यू आकार का ग्राफ होता है। यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, पर्यावरण का क्षरण और प्रदूषण बढ़ता जाता है। लेकिन एक निश्चित आर्थिक स्तर पर पहुंचने के बाद जैसे जैसे देश और अमीर होता है, लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं और बेहतर तकनीक के कारण प्रदूषण कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी सक्सेशन कहाँ प्रारंभ होती है? क्या? प्राइमरी सक्सेशन वो होती है पूर्णतः निर्जीव क्षेत्र में। कहाँ पर? पूर्णतः निर्जीव क्षेत्र में। प्राथमिक अनुक्रम पारिस्थितिक विकास की वह प्रक्रिया है जो ऐसे स्थान पर शुरू होती है जहाँ पहले कभी कोई जीवन मौजूद नहीं था, यहाँ जहाँ कोई मिट्टी नहीं होती, जैसे हाल ही में कोई ठंडा हुआ लावा। यह मिट्टी बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। इसके विपरीत नष्ट हो चुके जंगलों या खेतों में होने वाले विकास को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लैक कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? ब्लैक कार्बन का आपका प्रमुख स्रोत है अधूरा दहन, इनकम्प्लीट कंबंशन। ब्लैक कार्बन जिसे आम भाषा में कालिक या स्पूट कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, जैव भार और लकड़ी के अधूरे दहन के कारण होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित करता है और जब बर्फ पर गिरता है तो बर्फ के पिघलने की गति बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल
रेसिलेंस क्या दर्शाता है, क्या इकोलॉजिकल रेसिलेंस, तो वो दर्शाता है पारितंत्र की व्यवधान के बाद पुनः सामान्य होने की क्षमता, कि पारितंत्र की व्यवधान हो रही है पर पुनः सामान्य होने की क्षमता। पारिस्थितिकी लचीलापन इकोलॉजिकल रेसिलेंस किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी अशांति, गड़बड़ी या व्यवधान जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, आग हो गया या मानवीय हस्तक्षेप हो गया को सहन कर सकता है और अपने मूल स्वरूप, कार्य और संरचना को बदले बिना वापस अपनी सामान्य या संतुलन स्थिति में लौट आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप भी दे दूँगी जिसमें आपको सारी PDF वगैरह सब मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।